हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 खाद्य संसाधन पौधे के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। इसके अति लघुतरीय प्रश्नों का वीडियो हमने करा दिया है, जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। और भी क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, जहां से आप उसको इजीली तरीके से देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जा करके। तो चलिए अब हम लोग आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन कहता है कि अनाजों के उत्पादन बढ़ाने की क्या आवश्यकता है। तो अनाजों की बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, तो बढ़ती जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। तो हमने लिखा है कि बढ़ती जनसंख्या को भोजन की कमी न हो, किस चीज की कमी न हो, भोजन की कमी न हो, इसलिए अनाजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है। इसमें पूछा था कि उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, तो उत्पादन इसलिए बढ़ाना जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उस तरीके से भोजन आदमी का यानी आम व्यक्ति का कमी ना हो, इसके वजह से अनाजों का उत्पादन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहता है कि मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मौसम के आधार पर फसल 3 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और ग्रीष्म फसल। इसका कभी कभी गर्मा फसल नाम भी दे दिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसको गर्मा फसल या ग्रीष्म फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष लिखे। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि समुन्नत किस्मों के एक मुख्य गुण एवं एक मुख्य दोष निम्नलिखित हैं, जिसमें सबसे पहले हमने गुण लिखा है और गुण में डाला है उच्च उपज को। इसमें हमने लिखा है कि समुन्नत किस्मों से पारंपरिक किस्मों की अपेक्षा बहुत अधिक पैदावार मिलती है। यानी समुन्नत किस्म क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे इस चैप्टर में, और आप लोग अगर नहीं पढ़े तो हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। यानी क्लास 9th के हर चैप्टर का यहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा, जो पूरा चैप्टर को एक लाइन बाय लाइन करके समझाने का कोशिश करेंगे, या उसका पूरा सारांश आपको मिलेगा। तो यहाँ पे समुन्नत किस्म क्या होता है, समुन्नत किस्म वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक या कह सकते हैं इसमें दो फसलों को क्या किया जाता है, दो फसलों को संकरण करके तैयार किया जाता है। तो ये जो समुन्नत किस्म होते हैं, इसमें जो पारंपरिक किस्म है यानी कि जो सदियों से चलते आ रहा है उससे बहुत ज्यादा ये पैदावार देता है। ये समुन्नत किस्म का एक मुख्य गुण है। इसका मुख्य दोष ये है कि ये जो है वो देसी किस्मों की अपेक्षा इसमें चारा जो है वो बहुत कम उपलब्ध होता है, यानी इसमें चारा ज्यादा नहीं मिल पाता है। अगला क्वेश्चन है, संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है। संकरण के लिए किस प्रकार के जनकों का चयन किया जाता है, तो एक वैसे जनक का चयन किया जाता है जिसमें वांछित गुण का अभाव रहे, और दूसरे वैसे का मतलब चयन किया जाता है जिसमें वांछित गुण ज्यादा रहे, मौजूद रहे। तो जब ये दोनों कंडीशन मिल जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उन दोनों का संकरण करा दिया जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बृहद पोषक क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि बृहद पोषक एक प्रकार का पादप पोषक है, और इन्हें बृहद पोषक इसलिए कहा जाता है कि ये पोषक पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यक होती हैं, इसलिए इन्हें बृहद पोषक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि पौधे अपना पोषक तत्व की प्राप्ति हवा, पानी तथा मृदा के द्वारा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, रासायनिक उर्वरक का उपयोग प्राकृतिक उर्वरक की तुलना में आसान क्यों है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, रासायनिक उर्वरक यानी जो हम लोग खाद यूज करते हैं उसका उपयोग जो प्राकृतिक खाद यानी जो गोबर से बना हुआ खाद है, ठीक है, गोबर से या जानवरों के मल मूत्र से जो बना हुआ खाद है, उसकी तुलना में जो रासायनिक उर्वरक है वो ज्यादा आसान क्यों होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि जो प्राकृतिक उर्वरक है
ठीक है, प्राकृतिक उर्वरक है वो रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा सांद्र रूप में होता है और इसका परिवहन आसानी से हो जाता है, भंडारण भी अच्छा से हो जाता है और फसलों पर इसका अनुप्रयोग बहुत आसान से हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 तरीकों और साथ में ये सांद्र रूप में प्राप्त होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा आसान होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक खेती से आप क्या समझते हैं या कार्बनिक खेती क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि खेती की वह पद्धति जिसमें रासायनिक उर्वरकों, पीड़कनाशकों तथा अन्य रसायनों का उपयोग कम से कम किया जाता है या बिल्कुल नहीं किया जाता है, उस तरीके का खेती को हम लोग कार्बनिक खेती के नाम से जानते हैं या वैसे खेती को कार्बनिक खेती कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फसलों के लिए सिंचाई का क्या महत्व है। तो फसलों के लिए सिंचाई का बहुत कह सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर सिंचाई नहीं होगा तो फसल का विकास नहीं होगा, फसल का वृद्धि नहीं होगा, अच्छा पैदावार नहीं होगा। तो ये सारे परिस्थितियां सिंचाई के द्वारा होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फसलों का उन्नत वृद्धि, विकास तथा भरपूर पैदावार होने के लिए सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। अगला क्वेश्चन है नदी जल उठाव प्रणाली में क्या होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि इस प्रणाली में नदी के जल को अन्य माध्यमों में जैसे हो जाएगा यहाँ पे मोटर से, ठीक है, फिर उसके बाद फीटर से, ठीक है, उसके बाद अन्य तरीकों से जिसको रहट वगैरह भी कहते हैं, लेकिन आज के डेट में ये सब नहीं चलता। आज के डेट में मोटर का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के माध्यम से नदी के जल को क्या किया जाता है, पाइप के माध्यम से खींचा जाता है और खींच करके इसे खेतों में छोड़ दिया जाता है ताकि खेत का सिंचाई हो सके, खेत का जो पटाने का काम वो हो सके। तो इसलिए इन तरीकों से जो जल है वो खिंचाव होता है और इस पद्धति को नदी जल उठाव प्रणाली कहते हैं और नदी जल उठाव प्रणाली में यही चीज होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिखना था। आंसर आप कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि इस प्रणाली में नदी के जल को अन्य माध्यमों से खींचकर खेतों की सिंचाई की जाती है, नदी जल उठाव प्रणाली कहलाता है। अगला है मिश्रित फसल उत्पादन एवं अंतर फसल उत्पादन में क्या अंतर है। ये दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, मिश्रित फसल उत्पादन और अंतर फसल उत्पादन में। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मिश्रित फसल उत्पादन में एक से ज्यादा फसलों का उत्पादन साथ साथ किया जाता है। कहने का मतलब अगर यहाँ पे आप धान की खेती कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई और भी ऐसे फसल का उत्पादन कर सकते हैं जो पानी से रिलेटेड हो और धान से संबंधित हो। जैसे कि आप गेहूं का खेती करना चाह रहे हैं और इसमें आप मटर के पौधा का जो फसल है वो भी आप साथ साथ उगा सकते हैं। तो ऐसे जो कृषि होते हैं उसको हम लोग मिश्रित फसल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिश्रित फसल उत्पादन बोलते हैं। लेकिन अंतर फसल उत्पादन जो है इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निश्चित पैटर्न में उगाया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये लाइन बाय लाइन इसमें किया जाता है। एक लाइन में सिर्फ केवल धान का ही पौधा होगा, एक लाइन में अगर आप कोई और पौधा रोपना चाहते हैं तो उसको रोप सकते हैं, लेकिन इसमें मिश्रित नहीं कर सकते, ये दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो ये होता है अंतर फसल उत्पादन, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि फसल चक्रण के लिए दलहन पौधा का चुनाव क्यों होता है। तो देखिए इस फसल में क्या होता है, फसल चक्रण में कि जब दलहन पौधा लगाया जाता है तो इसके जड़ में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम, ठीक है। ये राइजोबियम क्या करता है, उसके जड़ जो दलहन पौधे होते हैं उनके जड़ में पाया जाता है और जड़ में पाए जाने के कारण ये मिट्टी में जो नाइट्रोजन होता है इसको ये नाइट्रेट में बदलने का कार्य करता है। तो इसलिए क्या होता है, फसल का पैदावार बहुत अच्छा होता है। इसलिए फसल चक्रण के लिए दलहन पौधा का चुनाव किया जाता है। हमने लिखा भी है कि फसल चक्रण के लिए दलहन पौधा का चुनाव इसलिए किया जाता है कि इस प्रक्रिया के द्वारा मृदा में पोषकों की पुनर्पूर्ति काफी हद तक हो जाती है। इसलिए हम लोग फसल चक्रण का चुनाव में दलहन का पौधा लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहता है कि फसल सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। तो फसल सुरक्षा से मतलब है
कि फसलों को कीट से बचाया जाए। फसलों को किस चीज से बचाया जाए? कीट से बचाया जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि फसल सुरक्षा का तात्पर्य फसलों को विभिन्न तरीकों से पीड़कों एवं अन्य हानिकारक जीवों से मुक्त रखने की प्रक्रिया से है। यानी फसल सुरक्षा में विभिन्न तरीकों करने का मतलब जो जानवर होते हैं उनको से भी आपको सुरक्षा रखना है, साथ में पीड़क मतलब यहाँ पे कीट मकोड़ों से रखना है, हानिकारक जीव तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो इन सारी चीजों से आप सुरक्षित रखते हैं तो ये प्रक्रिया फसल सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहता है कि खेतों में खरपतवारों को फसल से मुक्त करना क्यों जरूरी है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि खरपतवार फसल को उपलब्ध, यहाँ पे उपलब्ध होगा, फसल को उपलब्ध होने वाले पोषक, जल, प्रकाश यहाँ पे स्थान होगा, प्रकाश, स्थान आदि के अधिकांश भाग को ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब अगर आपने यहाँ पे गेहूं का पौधा लगाया, ठीक है, और इसमें बहुत सारे अवांछनीय पौधे खरपतवार उग गए, ठीक है, खरपतवार यहाँ पे उग गए। एक खरपतवार क्या करेंगे, इनके जो उगने की जगह था इसको कम कर देगा। इसका जो इसमें अगर आप खाद डाल रहे हैं तो आधा ये आपका पौधा लेगा और आधा ये आपका खरपतवार लेगा, ठीक है। अगर आप पानी से सिंचाई कर रहे हैं तो आधा ये आपका पौधा लेगा और आधा ये आपका खरपतवार लेगा। तो इन सारे कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पे खरपतवारों को क्या करना चाहिए, मुक्त कर देना चाहिए, यानी उसे निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि फसल को उपलब्ध होने वाले पोषक, जल, प्रकाश, स्थान आदि के अधिकांश भाग को ही खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं, जिनके कारण फसलों की वृद्धि पर बहुत बुरा असर पड़ता है और पैदावार अपेक्षाकृत कम होता है। यानी आप जितना चाहते हैं उतना आपका फसल नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए अच्छी उपज के लिए खरपतवारों को फसल से मुक्त करा देना चाहिए हमें, मतलब फसल में कोई खरपतवार नहीं रहने देना चाहिए अगर अच्छी फसल चाहिए तो, ठीक है। ऐसे आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पीड़कनाशी क्या है, खेतों में इसका उपयोग क्यों करते हैं। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर जानते हैं। उत्तर में लिखा हमने कि फसलों को रोगों से सुरक्षा के लिए विशेष प्रकार के रसायनों का खेतों में छिड़का जाना पीड़कनाशी कहलाता है। खेतों में इसका उपयोग फसलों को रोग मुक्त करने के लिए करते हैं। तो आपको दोनों प्रश्न का उत्तर मिल गया कि पीड़कनाशी होता क्या है और इसका उपयोग क्यों करते हैं। पीड़कनाशी एक रसायन होता है जो हम लोग खेतों में इसका छिड़काव करते हैं जिसे रोग खत्म हो जाए, और इसका क्या काम है, तो ये रोग को हटाने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 16 नंबर, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि नमी और तापमान खदानों को प्रभावित कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने यहाँ पे लिखा है कि नमी और तापमान खदानों को निम्न तरीकों से प्रभावित करती हैं। पहला तरीका यह है कि यदि नमी का मात्रा, ठीक है, यदि नमी का मात्रा 14% से अधिक है तो उसे 14% से कम किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसमें सूक्ष्म जीव और कवकों आदि की क्रियाशीलता बढ़ जाती है और खदान फसल खराब हो जाते हैं। और सेकंड जो तरीका है वो ये है कि अगर आप तापमान बहुत ज्यादा रखते हैं या कम रखते हैं तो भी आपकी खदान की जो गुणवत्ता है वो भी बर्बाद हो जाती है। इसमें हमने लिखा यदि तापमान अपेक्षाकृत कम न हो के मतलब अगर आपने ज्यादा रखा, अधिक तापमान रखा तो ये क्या होगा, जैसे ही आप कोई चीज में रखेंगे तो ये तापमान ठंडा होगा और ठंडा होगा तो यहाँ पे वाष्प का निर्माण करेगा और ये वाष्प धीरे धीरे पसीज जाएगा और पसीजने के बाद ये भीग जाएगा, और जब ये भीग जाएगा तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े आना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये कीड़े लग जाएंगे तो आपके जो खदान फसल हैं उनकी गुणवत्ता यानी वो जो रहेंगे वो खराब कर देंगे। तो इस कंडीशन से तापमान पर भी आपको ध्यान देना है और साथ में आपको नमी पर भी ध्यान देना है। अगर ये दोनों कंडीशन पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो खदान फसल है वो प्रभावित हो सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा क्योंकि आपके चैप्टर में अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर
में 16 क्वेश्चन ही था, हमने 16 क्वेश्चन को करा दिया। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।